अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। लास्ट आप लोगों ने जो पढ़ा था वो माइकोलॉजी का पढ़ा था कि हमारे पास माइकोलॉजी क्या चीज़ है और उसमें हम लोगों ने कैसे इसको लैब में डायग्नोस करना है। उससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़ा है, उससे पहले वायरसेस का। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे इनकी डेफिनेशन कि इम्यूनोलॉजी हमारे पास क्या है। तो इम्यूनोलॉजी हमारे पास क्या है? इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमारी वो इम्यूनिटी, या हम लोग ये कहेंगे कि हमारी वो एबिलिटी जो कि कंसर्न कर रही होती है विद द इम्यून सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के साथ जो हमारी ब्रांच डील कर रही है मेडिकल साइंस की, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो इन शॉर्ट हमारे पास इम्यूनोलॉजी क्या होगा कि बायोमेडिकल साइंसेज की, या जो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो हमारे पास डील कर रही होती है विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। सीरोलॉजी हमारे पास क्या है? सीरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। एक्चुअली सीरम का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम मीन सीरम को हमने स्टडी करना है इन वे ऑफ इम्यून सिस्टम ही, हम लोग इसको भी देखेंगे। लेकिन क्या होता है हमारे पास कि इम्यूनोलॉजी में वही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम देख रहे होते हैं लेकिन इनसाइड द बॉडी, जबकि जो सीरोलॉजी है वो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वही रिएक्शन देख रहे होते हैं लेकिन इनसाइड द लैब मीन आउटसाइड द बॉडी है। सीरम बॉडी से ले लिया, सीरम हो या कोई भी बॉडी फ्लूइड्स, और वहाँ पे हम अपने इम्यून सिस्टम का अफेक्ट मीन अपनी एंटीबॉडीज़ का अफेक्ट देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। जबकि इम्यूनोलॉजी हमारा जो इम्यून सिस्टम, कंप्लीट इम्यून सिस्टम है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। In practice, the term usually refer to the diagnostic identification of the antibodies in the serum. मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम का जो मतलब है वो यही है कि हम लोग सीरम का वर्ड जो यूज़ किया है मीन एंटीबॉडीज़ जो कंसर्न कर रही हैं विद द एंटीजन, मीन हमारे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी का क्या रिलेशन है। ये आप लोग पहले ही जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि सीरम में क्या चीज़ होती है। हमारे ब्लड की जो मेजर दो पार्ट हैं, एक सीरम है और एक सेलुलर पार्ट है। तो सीरम में आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वो रिएक्शन इनसाइड द लैब मीन डायग्नोस्टिक वे के लिए, कि फॉर द पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस जो हम लोग सीरम को स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहा कि हमारे पास इम्यूनोलॉजी भी और सीरोलॉजी भी दोनों ही कंसर्न कर रही हैं विद द इम्यून सिस्टम। यहाँ पे भी हमारे हम लोग अपने सीरम का जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उनका इनफैक्ट देखते हैं। अब इम्पैक्ट क्या है हमारे उस फॉरेन पार्टिकल के साथ, और इसी तरह इम्यून सिस्टम में इनसाइड द बॉडी हमारे पास इम्यून सिस्टम हमारा किस तरीके से हमें डिफेंड कर रहा है, तो हम कह रहे हैं इम्यूनोलॉजी है। मीन इन शॉर्ट कि इन दोनों में हम अपने इम्यून सिस्टम ही को डील कर रहे होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इम्यून सिस्टम क्या है। तो इम्यून सिस्टम में हमारे पास क्या है? इम्यून सिस्टम आप लोग सब लोगों को पता है कि इम्यून सिस्टम क्या हमारा डिफेंस सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, या इवन कि इटसेल्फ जो हमारी बॉडी में अनफेवरेबल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करता है। तो इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है? इम्यून सिस्टम cells, tissues and molecules that mediate resistance to infection, कि मीन हमारी बॉडी के वो सेल्स, टिश्यू या मॉलिक्यूल्स जो कि हमें इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, या हम लोग इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? इम्यून सिस्टम। इन शॉर्ट कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। अगेन क्या है? सेल्स, टिश्यूज़ एंड मॉलिक्यूल्स, वो सेल्स, टिश्यू और मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के जो हमें इन्फेक्शन से
दे रहे होते हैं उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, मीन कंप्लीट स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, चाहे वो उसका स्ट्रक्चर है, इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसका फंक्शन क्या है, सारे के सारे एस्पेक्ट जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ होस्ट टू पैथोजेंस एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स। कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक होस्ट, मीन ह्यूमन भी हो सकता है हमारे पास, या और कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो अपने पैथोजन को कैसे रेजिस्ट करता है, या उसकी इनसाइड द बॉडी कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है तो वो उसे किस तरह से रेजिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। मीन इम्यूनिटी हमारे पास, इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, कंप्लीट हमारे पास सिस्टम है जहाँ पे हमारे सेल्स, टिश्यू और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इम्यूनिटी क्या है हमारे पास, वो एबिलिटी, हमारी वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी में सारे के सारे अनफेवरेबल रिएक्शन और फॉरेन पार्टिकल्स को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम में हमारे पास, हमने कहा कि ये हमारे पास वो सिस्टम है जो जिसमें कुछ टिश्यू भी हैं, ऑर्गन भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं जो हम लोगों को रेजिस्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो अब ये देखते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि मीन हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, टिश्यू या मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यू एंड मॉलिक्यूल। आप लोगों ने देखा होगा डेफिनेशन में ये चीज़ कि हमारे पास इम्यून सिस्टम क्या है, सेल्स, टिश्यूज, मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गन दैट मेडिएट रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। अब ये देखेंगे हम लोग कि वो कौन कौन से ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के जो हमारे पास हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन है हमारे इम्यून सिस्टम में, टॉन्सिस एंड एंडोनाइड्स, थाइमस है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड बोन मैरो। ये सारे के सारे हमारी बॉडी के वो ऑर्गन हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। आपके पास MCQs में ये चीज़ आ सकती है कि डैश इज़ द ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, वो साथ में कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, और इनमें से इनके साथ में वो दे देते हैं कि अपेंडिक्स है या स्प्लीन दे सकते हैं। तो आप लोगों ने उससे रेलिवेंट जो है वो टिक आउट करना होगा। तो ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये ऑर्गन्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ये फॉर द MCQs आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारी बॉडी के कौन कौन से सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। तो दो तरह के सेल्स हमारे पास, तीन तरह के सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, मीन WBCs की जितनी भी टाइप्स हैं तो वो हमारे पास क्या है, एक्चुअली इम्यून सिस्टम ही है। WBCs हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि उनका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो WBCs के लिम्फोसाइट्स भी, मोनोसाइट भी प्लस ग्रेन्युलोसाइट भी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम में आते हैं। तो लिम्फोसाइट में हमारे पास आप दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। थर्ड है हमारे पास नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, या जिनको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लार्ज लिम्फोसाइट्स। तो B लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स, मीन B लिम्फोसाइट्स से आपको पता है हमारे पास क्या जनरेट हो रहा होता है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, B लिम्फोसाइट से। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, T लिम्फोसाइट्स। और थर्ड वन हमारे पास नेचुरल किलर सेल या नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स भी हम इनको कहते हैं। T लिम्फोसाइट्स में हमारे पास आते हैं साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स हैं, हमारे पास सुप्रेसर T सेल्स हैं, और हमारे पास मीन T लिम्फोसाइट्स की वो टाइप्स हैं। एक्चुअली ये करते क्या हैं कि 3 टाइप के T लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। एक होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे एक कोई चीज़ जो है वो हमारी बॉडी के लिए अनफेवरेबल है। फिर दूसरे आते हैं हमारे पास साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट। साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वो उन सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं जो अनफेवरेबल होते हैं। और सुप्रेसर T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं हमारे पास, वो फिर अलार्म देते हैं कि बस अब जो अनफेवरेबल सेल्स थे उनकी इनगल्फमेंट हो चुकी है, मीन उनकी टॉक्सिफिकेशन हो चुकी है, अब बाकी के जो हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं। तो इस तरह के T लिम्फोसाइट्स हमारे पास आते हैं। B लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ की जनरेशन करते हैं,
और नेचुरल किलर सेल डायरेक्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जिस सेल्स को इन्फेक्ट किया होता है उसे इनगल्फ करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, जिनको हम इनचार्ट कह सकते हैं, और ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल एंड बेजोफिल। जो आपको पता है कि न्यूट्रोफिल हमारे पास नॉर्मली भी इन्फेक्शन में रेज हो जाते हैं ताकि वो हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें। एजिनोफिल सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो, या जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह बेजोफिल्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में, अब फॉर एग्जांपल एचबी कम हो रही है या कोई ऐसा इन्फेक्शन चल रहा है तो उस केस में हमारे पास जो है ये इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं? तो एंटीबॉडीज़, कंप्लीमेंट सिस्टम, साइटोकिन्स एंड इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अब आपके पास एमसीक्यूज इसी तरह से आते हैं कि एंटीबॉडीज़ आर द डैश ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे पास इम्यून सिस्टम के मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है ये हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, या ये आ सकते हैं एमसीक्यूज, डैश आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल वो दे देते हैं स्प्लीन है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स हैं एंड एंटीबॉडीज़ हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स फॉर्म में क्या है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ है, जबकि स्प्लीन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, और लिम्फोसाइट्स हमारे पास सेल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का रोल क्या है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्यों नेसेसरी है, इसका फंक्शन क्या है? तो रोल में फर्स्ट रोल क्या, हमारे पास डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जैसे हिमेटोपोइसिस भी पढ़ा था, तो हमारे पास हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। तो जब एक चीज़ लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे अलार्म देता है कि ये चीज़ हमारे पास, हमारी बॉडी के लिए ये सेल्स जो हैं वो इट्स इनफ है। उससे ज़्यादा जब कोई भी सेल की ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द ट्यूमर या कैंसर सेल्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किल्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। मीन पहले तो वो जो ट्यूमर सेल्स है उनकी ग्रोथ नहीं होने देता इम्यून सिस्टम। एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को डिफेंस करता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। या इन केस कोई ट्यूमर सेल बन गया है और उसके बाद इम्यून सिस्टम क्या करता है, ट्राई करता है कि वो उसे वहाँ पे ही ख़त्म कर दे, किल द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में क्या होता है, हमारे पास होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में भी हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो आके हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल और डेड सेल्स, फॉर एग्जांपल डेड रेड और वाइट ब्लड सेल्स। तो जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसको मेंटेन करना, कि मीन अब हमारे पास जैसे आरबीसीज का लाइफ स्पैन हमारे पास क्या है 120 डेज़ है। तो आफ्टर 120 डेज़ जो है वो उन ओल्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और उनकी जगह नए सेल्स आने के लिए बनाना भी हमारे इम्यून सिस्टम ही का फंक्शन है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी को इन डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। इम्यूनिटी इज डिस्क्राइब एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। मैंने पहले कहा था कि इम्यून सिस्टम क्या हमारे पास वो सारे का सारा सिस्टम है, मीन वो सारे मॉलिक्यूल्स, सेल्स और जो हमारे ऑर्गन्स हैं जब वो यूनाइट होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास वो एबिलिटी है हमारी बॉडी की जो कि रिकॉग्नाइज करती है, मीन वो निशानदेही करती है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए अनफेवरेबल है, फिर उसे ट्राई करती है कि उसे न्यूट्रलाइज करे, मीन उस अनफेवरेबल कंडीशन को न्यूट्रल करती है। इन केस वो न्यूट्रलाइज नहीं भी हो रही तो फिर नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है, डिस्ट्रॉय द हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस। तो वो उन्हें फिर क्या करती है, इम्यूनिटी हमारी वो एबिलिटी है जो हमारे लिए हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ये हमारी एबिलिटी होती है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। The complex group of defense responses found in humans and other advanced vertebrates that helps
रिपेल डिजीजेस काजिंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का या हमारे जो बाकी के वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स की बॉडी में वो वाली एबिलिटी जो डिजीजेस को रिपेल करे, मीन डिजीजेस की रिपल्शन करे, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इन नॉर्मल लैंग्वेज इम्यूनिटी इज टर्म एज होस्ट डिफेंस सिस्टम, या इन शॉर्ट हम लोग इसे ये भी कहते हैं कि इम्यूनिटी इज़ द होस्ट डिफेंस सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। मीन हमारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो कुव्वत होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? आवर इम्यून सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी मीन इनेट, इनेट का मतलब क्या होता है, न्यूली, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल। तो इनेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। तो जो चीज़ बाय बर्थ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या बाय बर्थ, प्रेजेंट बाय बर्थ। तो इसका क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जब भी कोई बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जाता है या हमारी बॉडी में कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो जो सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी में, वो पोर्शन जो सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करता है उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वो पहले से तैयार होती है और वो रिएक्शन शो करती है। तो इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कि कोई फॉरेन पार्टिकल गया और एकदम से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन, और ये हमारे पास वो इम्यूनिटी है जो कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले, मीन बाय बर्थ, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इस वजह से जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो ये हमारे पास इन्फेक्शन होने से पहले की इम्यूनिटी है, तो ये फ़ौरन रिएक्शन शो करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसको दूसरी इम्यूनिटी हम लोग दूसरा नाम देते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी, मीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इसको एडॉप्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम लोग अपने इन्वायरमेंट से एडॉप्ट करते हैं, हम लोग अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं या एडॉप्ट करते हैं। किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं, अब इसकी बात हमने की कि नेचुरल इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जबकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती, ये हम लोग अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। इन्वायरमेंट से कैसे एक्वायर करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में गया और उस ऑर्गेनिज्म के एंगेज्ड हमारे इम्यून सिस्टम ने स्पेसिफिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर की जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड है। क्योंकि एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में गया और उसके बाद इम्यून सिस्टम ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इम्यूनिटी बनाई है उसे हम क्या कह रहे हैं, एडॉप्टिव है, क्योंकि ये हमने एडॉप्ट की है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्वायरमेंट हम लोगों की बॉडी में गया, दैट्स वाई से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडॉप्टिव है। कि इन्वायरमेंट में जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ या एंटीजन के साथ एक्सपोजर होगा उतना हमारी एडॉप्टिव इम्यूनिटी बनती जाएगी। इसकी एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल IgA जो है वो बच्चों में होती है, इसी तरह हमारे पास हमारे WBCs हैं, तो वो क्या है हमारे पास, हमारे बाय बर्थ जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया तो वो कोशिश करेंगे हमारे नेचुरल किलर सेल्स उसे किल करेंगे। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एग्जांपल इस तरह से लें कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की बॉडी में साल्मोनेला जो है वो साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया गया और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम पहले क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी कोशिश करती है कि उसे किल करे। जब वो किल नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम उसी तरह साल्मोनेला के स्ट्रक्चर जैसा होगा उस तरह की एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगा, और जब वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगा वो एंटीबॉडीज़ जाके उसके स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करेंगी और उसे डीनेचर करेंगी, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि हमने अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर की है। इसे कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ रिस्पांस इफ इनेट फेल्स, कि मीन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाता है तो इनेट इम्यूनिटी कोशिश करती है कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे,
लेकिन इन केस हमारी इनेट इम्यूनिटी फेल हो गई है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस दुश्मन को मारने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ बनाता है और उस स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं या सेल्स बनते हैं जो आके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो इस वजह से तब तक क्या होता है, हम लोग इसे कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ रिस्पांस। कि मीन फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पांस इनेट इम्यूनिटी था, उसके बाद जो सेकंड इम्यूनिटी आई है तो वो आके हमारे पास क्या हो गया, सेकंड लाइन ऑफ रिस्पांस है। रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट अडॉप्ट आफ्टर इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है इसकी बनती है। मीन जो हमारी एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है, जब एंटीजन बॉडी में जाएगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उससे पहले नहीं बनती। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी ये हो सकती है, अब वो एंटीजन, आल्दो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो एंटीजन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो एंटीजन गया और उसने वहाँ पे डिजीज़ भी काज की। कुछ केसेस में वो एंटीजन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो डिज़ीज़ काज कर सके, या उसका विरुलेंस फैक्टर कंप्लीट नहीं होता कि वो डिज़ीज़ काज कर सके, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको डीनेचर करने के लिए एंटीबॉडीज़ बना देता है। तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ या जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टी सेल्स जो होते हैं हमारे पास, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। हैंडल्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि टी लिम्फोसाइट्स में हमारी पास कौन सी इम्यूनिटी आती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी एंड बी लिम्फोसाइट्स मीन टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स के सेल्स आते हैं, सुप्रेसर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड इंडिकेटिव टी सेल्स। और बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब इन डिटेल देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, रिलायंस ऑन ऑलरेडी फॉर्म्ड कंपोनेंट्स। हमने पहले भी बात की थी कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट है, इन्फेक्शन से पहले बनी होती है हमारी बॉडी में। रैपिड रिस्पांस है, अभी इसकी डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, तो पहले से ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तैयार होती है और ये इम्यूनिटी हमारे पास सडन एक्शन शो करती है। रैपिड रिस्पांस मीन सडनली जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया और विद इन मिनट्स जो है वो रिस्पांस शो करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना जो है वो किसका काम होता है, इन्नेट इम्यूनिटी का। नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होती कि ये हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए तो बस ये इस इम्यूनिटी का काम होता है कि हमें डिफेंस प्रोवाइड करे। इन्नेट इम्यूनिटी ट्राई कर रही होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे डीनेचर करना है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं होती कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये HCV के लिए है और HIV के लिए नहीं है, या हमारे पास कोई स्पेसिफिक इसका कोई स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास ये TB की बैक्टीरिया के लिए अलग स्ट्रक्चर होगा, ये साल्मोनेला के लिए अलग, ये स्पेसिफिक नहीं होती। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या विद इन मिनट्स जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो जो रिएक्शन शो करती है वो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, इसके हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऑलरेडी बाय बर्थ प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट ये कि सडन एक्शन शो करती है, विद इन मिनट्स जो है वो रिस्पांस शो करती है, रैपिड रिस्पांस। और नॉट स्पेसिफिक, सेम मॉलिक्यूल्स है रिस्पांस टू अ रेंज ऑफ पैथोजेंस, कोई भी पैथोजन जाए वही मॉलिक्यूल्स और सेल्स जो है वो रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं आते। हैज़ नो मेमोरी, दूसरा ये है कि ये हमारे पास मेमोरी मीन इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि जब ये इम्यून सिस्टम में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वही मॉलिक्यूल्स और सेल्स उसे ट्राई करते हैं डिस्ट्रॉय करें, लेकिन जैसे ही वो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके रिकॉर्ड में इसका कोई क्या कह सकते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म इस तरह के स्ट्रक्चर का आया था तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको किल कर सके। ये बस फॉर द टाइम बीइंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। सेम रिस्पांस आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर, और फिर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन अगर दोबारा भी जाता है तो वही रिस्पांस इसका अगेन होता है, कोई स्पेसिफिक रिस्पांस नहीं होता। जी चार जल्दी से
नेक्स्ट है हमारे पास अकर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? अकर आफ्टर एक्सपोजर टू एन एजेंट, इम्प्रूव्स अपॉन रिपीटेड एक्सपोजर एंड इज स्पेसिफिक। अब इसमें हमने क्या बात की थी इनेट इम्यूनिटी में कि ये ऑलरेडी हमारे पास बनी होती है और रैपिड एक्शन शो करती है और स्पेसिफिक नहीं होती। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखें तो वो हमारे पास कब बनती है? ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती बॉडी में, ये जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपोजर हो जाता है उसके बाद बनती है। और फिर दूसरा ये कहा था कि हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी में कि सेम रिस्पॉन्स होता है इन रिपीटेड एक्सपोजर, मीन अगर एक्सपोजर दोबारा से हुआ है तो सेम रिस्पांस शो करेगी इनेट इम्यूनिटी, जबकि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होती है अपॉन रिपीटेड एक्सपोजर। एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दफ़ा आया तो दूसरी दफ़ा अगर वो आ रहा है तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में रिएक्शन शो करेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट एक्सपोजर। जबकि इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं होता और वो इम्प्रूव नहीं होती, उसका सेम रिस्पांस होता है, जो पहले होता है वो बाद में भी होता है। जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमारे पास जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता जाता है उतना ही इम्प्रूवमेंट जो है इसमें आती है। फिर हमने बात की थी कि इनेट इम्यूनिटी इज़ द नॉन स्पेसिफिक, जबकि जो हमारे पास एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक ऐसे कि ये माइकोबैक्टीरियम टीबी के लिए जो एंटीबॉडीज आएंगी तो वो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम टीबी की ही बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम टीबी को ही किल करेंगी। जबकि जो हमारे पास साल्मोनेला टाइफी की एंटीबॉडीज हैं वो सिर्फ साल्मोनेला को ही किल करेंगी, वो माइकोबैक्टीरियम को किल नहीं करेंगी। तो इस वजह से कहते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक। जबकि जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो सबके लिए सेम मॉलिक्यूल्स और सेम सेल्स जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड टू टाइप ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, नेमली हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और उसके बाद हमारे पास सुप्रेसर टी सेल्स भी होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन। दूसरा ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग होती है, जबकि जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसका कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं होता, वो फॉर द टाइम बीइंग होती है, बाद में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग टाइफाइड के केस में देखें तो साल्मोनेला टाइफी इन केस बॉडी में गया, इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी बनेगी तो अब जो फर्दर 3 मंथ आएंगे उन 3 मंथ में उस पर्सन को टाइफाइड के चांसेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास क्या है, उसकी 3 महीने तक उसके लिए होती है। इसी तरह एचसीवी के केस में देखें तो एक बंदे को अगर इन केस एचसीवी हुआ और उसके बाद वो पर्सन क्योर, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, वो क्योर हो गया और उसके बाद उसकी इम्यूनिटी बन गई है तो वो इम्यूनिटी उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसी तरह मीन उसको दोबारा से एचसीवी के चांसेस नहीं होते, उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग है फॉर द लाइफ टाइम है। तो ये हमारे पास हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इम्यूनिटी टाइम है वो डिपेंड कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन वेरी कर रहा है। कुछ की 1 महीना है, कुछ की 2 महीने है और कुछ की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन क्या है, फॉर द लॉन्ग टाइम है, फॉर द टाइम बीइंग नहीं है। जबकि इनेट इम्यूनिटी फॉर द टाइम बीइंग है, लॉन्ग टेम्पररी जो लॉन्ग मेमोरी रिकॉर्ड इसका कोई नहीं होता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के केस में देख लें। अब लेकिन पहली बात हमने क्या की कि स्पेसिफिक है, कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इम्यून सिस्टम होगा उसकी एंटीबॉडीज होंगी वो उसी के लिए स्पेसिफिक होंगी। और दूसरा ये है कि ये हमारे पास लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टाइम कैसे है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी थी वो हमारी मेमोरी के रिकॉर्ड में रहती हैं और वो फर्दर हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी एक्टिव और पैसिव। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हम लोगों के पास एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी। ये देखते हैं हमारे पास एक्टिव मीन कि डायरेक्ट एक्सपोजर जब हुआ, तो पैसिव का क्या होता है हमारे पास, जब इन्फेक्शन एक्टिव मीन
कि इन्फेक्शन हुआ, डिजीज़ काज हुई और उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई है। पैसिव के केस में ये होता है कि वो जो एंटीजन होता है या तो वो डेड फॉर्म में अंदर जाता है बॉडी में, या फिर इतना उसका विरुलेंस फैक्टर नहीं होता कि वो डिजीज़ काज कर सके। तो विदाउट डिजीज़ काजिंग की जो है वो इम्यूनिटी जब डेवलप हो गई है तो उसे हम कहते हैं पैसिव है। इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यहाँ पे आप लोग डिफरेंस दे सकते हैं। इननेट क्या हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, और इसका क्या है हमारे पास सडन रिएक्शन शो करती है, विद इन मिनट रिएक्शन शो करती है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जबकि हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक होती है लेकिन सडन रिएक्शन शो नहीं करती, ये कुछ दिनों के बाद जो है ये बनती है, और ये सेकेंड एक्सपोजर पे इम्प्रूव भी होती है, और इसका मेमोरी रिकॉर्ड भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास हमने कहा था कि इक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। तो अब एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है? एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड आफ्टर कांटेक्ट विद द फॉरेन एंटीजन, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास बॉडी की वो रेजिस्टेंस है जब हमें वो रेजिस्टेंस जो हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के बाद जो है वो हमें हमारी बॉडी में बनती है। Contact may consist of clinical or subclinical infections, immunization with live or killed infectious agent or their antigens, or exposure to the microbial products, toxins and toxoids. मीन कि पहली बात क्या हुई हमारे पास एक कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ है। एक्टिव इम्यूनिटी मीन कब बनती है? जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनी है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि डायरेक्ट एंटीजन हमारी बॉडी में गया है या वैक्सीन के थ्रू जो है वो इंड्यूस करवाया गया है। होस्ट एक्टिवली प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। और इस केस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता रहता है, चाहे वो एंटीबॉडीज के केस में हो या हमारे पास टी सेल्स के केस में हो। एडवांटेज ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज दैट रेजिस्टेंस इज लॉन्ग टर्म, और डिसएडवांटेजेस का इसका क्या है? लो ऑनसेट है। ये बनती देर से है लेकिन रहती हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए। पैसिव इम्यूनिटी के केस में क्या है हमारे पास? Passive immunity is the resistance based on antibodies pre-formed in the another host. Passive immunity क्या हमारे पास? इसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ऑलरेडी जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रिपेयर की गई थी और फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूज की गई थी, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। कि मीन हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, ऑलरेडी किसी और ऑर्गेनिज्म में वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर की गई और उसके बाद बॉडी में इंड्यूस की गई। एडवांटेज ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज द प्रिपेयर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द इम्यून ऑफ द एंटीबॉडी। मीन कि हमारे पास जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो हमें मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं फॉर द लार्ज अमाउंट में। फॉर एग्जांपल रेबीज वायरस के केस में देखें, हम लोग कहते हैं कि किसी को अगर इनकेस डॉग बाइटिंग हुई है तो उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं, तो वह इंजेक्शन में एक्चुअली क्या इंड्यूस करते हैं? उन इंजेक्शन में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज उस पेशेंट की बॉडी में डालते हैं कि वो लार्ज अमाउंट में वो जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो उस पेशेंट को क्या करें? प्रोटेक्शन दें वो रेबीज वायरस उस बंदे की बॉडी में चला गया। क्योंकि अगर हम लोग उसकी एक्टिव इम्यूनिटी का वेट करेंगे तब तक उस पेशेंट को रेबीज हो जाएगा, जबकि हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन के थ्रू वहाँ पे ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती हैं वो इंड्यूस करवा देते हैं। डिसएडवांटेज आर द शॉर्ट लाइफ स्पैन, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं, लार्ज अमाउंट में हम इसे इंड्यूस कर लेते हैं लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। और इसकी ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम का जो हाइपर सेंसिटिविटी वाला सिस्टम है वो एक्टिव हो सकता है और वो इसके अगेंस्ट भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
होने के चांसेस होते हैं, जबकि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वहाँ पे हमारा हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस नहीं होते। थर्ड आती है हमारे पास पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है हमारे पास? इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स गिविंग बोथ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन एंड अ वैक्सीन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। क्या होता है? पैसिव एक्टिव में दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी कैसे हो जाती हैं कि उस पेशेंट को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय मीन ऑफ इंजेक्शन, जिस तरीके से भी करें, और साथ में उसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है? वो वैक्सीनेशन वो डेड या हमारे पास एक तो उसे एंटीबॉडीज दी, और दूसरा वैक्सीनेशन में उसे क्या देते हैं? डेड एंटीजन दे देते हैं। मीन वो डेड या एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ साथ क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी की हमने एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की, वो उसे प्रोटेक्शन भी दे देती हैं। और साथ में जो हम लोग वैक्सीन दे रहे होते हैं, वो वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है? हमारे पास एंटीजन होता है। मीन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उस पेशेंट की बॉडी में डेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो वहाँ पे एज अ रिजल्ट तब तक जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है वो भी बन जाती है। तो एज अ रिजल्ट वो पेशेंट जो है वो उस टाइम पे भी प्रोटेक्ट हो जाता है, और फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ भी जो है उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। These preparation should be given at different site in the body to prevent the antibodies from neutralizing the immunogen in vaccine. अब नेचुरल इम्यूनिटी में हमारे पास क्या क्या आता है? एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास कौन कौन सी हैं? क्लिनिकल, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, मीन कि इन केस डायरेक्ट हमारा किसी फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोजर हुआ, एज अ रिजल्ट जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनी, वो हमारे पास क्या है? हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास मदर मिल्क से जो है वो IgA मिलता है, या हमारे पास IgG जो है वो मिल रहा होता है हमारे पास फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द बेबी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल में हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं? वैक्सीनेशन है। वो वैक्सीनेशन चाहे हमारे पास वो लाइव हो, किल्ड हो, प्यूरिफाइड फॉर्म में हो, या प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो इम्यून सीरम की फॉर्म में हम लोग देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज। अब हम लोग बार बार पहले यहाँ पे पिछली स्लाइडों में सब में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, चाहे वो हमारे पास प्रीपेड फॉर्म में है या विद द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन बनी है, तो वो हमारे पास एंटीबॉडीज हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द ग्लोब्यूलन प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम इन्हें कह सकते हैं, दैट रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजेंस दैट स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन। क्या होता है हमारे पास? एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का वो पार्ट है जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पोर्शन है। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या कहा था? स्पेसिफिक होती हैं। तो स्पेसिफिक मीन कि एंटीबॉडीज हमारे पास वो हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है। दे मेक अप अबाउट 20% ऑफ द प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो हमारे पास हमने कहा था कि वहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, तो उनमें हमारे पास 20% पोर्शन जो है उसमें, और जो बाकी की प्रोटीन्स हैं उनके साथ जो है वो 20% मैस जो है वो एंटीबॉडीज का है। ब्लड contain 3 types of globulins, alpha, beta and gamma, based on their electrophoretic migration rate. ब्लड में जो हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारे सीरम है वहाँ पे 3 टाइप्स की जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलिन्स होती हैं, 3 टाइप्स की ग्लोबुलिन्स हैं। 3 टाइप की हम लोग कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा एंड गैमा। एंटीबॉडीज आर गैमा ग्लोबुलिन्स। तो एंटीबॉडी हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आ रही है? गैमा ग्लोबुलिन्स है। ग्लोबुलिन आपको पता है प्रोटीन है हमारे पास, क्वार्टरी स्ट्रक्चर का आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं और क्वार्टरी हैं। और क्वार्टरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लोबुलिन भी जो है उसकी एग्जांपल है।
देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। हमारे पास एंटीबॉडीज की, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलेंस की 5 टाइप्स है, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज आर सब डिवाइडेड इनटू दीस 5 क्लासेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर हैवी चेन्स। इनके स्ट्रक्चर जो होता है, उस स्ट्रक्चर में इनकी जो चेन्स आती हैं, हैवी चेन है या जो लाइट चेन है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ चुके हो। क्या होता है, हमारे पास एक स्टेम होता है, उसके ऊपर हमारे पास दो चेन्स होती हैं, दो पेयर ऑफ चेन्स होते हैं, उनमें वन हैवी चेन का पेयर होता है और एक हमारे पास लाइट चेन का पेयर होता है। मीन टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो ये जो हमारे पास जो हमारे पास लाइट चेन है वो तो आपको पता है वेरिएबल है, वो वेरिएबल रीजन होता है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है लाइट रीजन जो होता है, लाइट चेन। जबकि जो हैवी चेन्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं इन ऑल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलेंस। तो इम्यूनोग्लोबुलेंस में ये जो हैवी चेन है उसके डिफरेंस की बेस पे हमारे पास 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं। जबकि जो हमारे पास वेरिएबल रीजन है वो आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है। इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वो कोई और होगा, साल्मोनेला के केस में वो लाइट चेन जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी आर टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एंड वायरसेस। तो एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, वो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना और वायरसेस को किल करना है। टू ऑप्सोनाइज द माइक्रोब सो दे आर मोर इजीली फैगोसाइटोइज्ड। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑप्सोनाइज्ड करते हैं ताकि वो इजीली जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो सके। टू एक्टिवेट कंप्लीमेंट एंड टू प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू म्यूकोजल सरफेस। और हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करती हैं एंटीबॉडीज, और ताकि जो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी म्यूकोजल सरफेस के ऊपर अटैच ना हो सकें। एंटीबॉडीज आल्सो हैव कैटालिटिक कैपेबिलिटी। एंजाइम्स क्या होती है हमारे पास, कैटालिटिक इन नेचर होती है ना। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट किस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ इटसेल्फ यूज़ हो रही होती है लेकिन जो एंजाइम है वो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये हमारे पास एंजाइम्स के लिए एज अ कैटालिस्ट भी यूज़ हो रही होती है, इनमें कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है। इम्यूनोग्लोबुलेंस स्ट्रक्चर। इम्यूनोग्लोबुलेंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स मेड अप ऑफ लाइट एंड हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलेंस या जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि लाइट और हैवी चेन से बनी होती है। द टर्म लाइट एंड हैवी रेफर टू मॉलिक्यूलर वेट। इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इन्हें लाइट और हैवी चेन्स कहते हैं। लाइट चेन हैव द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 25,000 whereas heavy chain have the molecular weight of 50 to 70,000 Dalton. The simplest antibody molecule has a Y shape and consists of 4 polypeptide chains, that is 2 heavy chains and 2 light chain. जो हमारे पास सिंपल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है और उसमें हमारे पास 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। द 4 चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आता होता है कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडी की लाइट और हैवी चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड होती हैं या कैसे लिंक्ड होती हैं या इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज इसको कहते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये दोनों चारों चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। An individual antibody molecule always consists of identical H chains and identical L chains. L and H chains are subdivided into variable and constant region. ये आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हमारे पास वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रीजन है। मीन ये हमारी क्या है, हैवी चेन्स है और ये हमारे पास ये दोनों हैवी चेन्स हैं, ये हैवी चेन है और ये हमारे पास क्या है, एक हैवी चेन है। इसी तरह ये लाइट चेन है और ये एक लाइट चेन है। अब इस हैवी चेन का भी एक कांस्टेंट रीजन है और इस लाइट चेन का भी एक कांस्टेंट रीजन है।
जबकि इन दोनों के ऊपर जो है एक एक वेरिएबल पोर्शन होता है। ये वेरिएबल पोर्शन क्या होता है, हमारे पास चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका एक्सपोजर होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो वेरिएबल रीजन है ये चेंज होता है, जबकि जो इन दोनों का कांस्टेंट रीजन है ये सेम रहता है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्डिंग है, इसको हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। अब आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर, हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एंटीबॉडी है क्या चीज़, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, या हम लोग कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हमारे पास फर्स्ट है आईजीजी। आईजीजी हमारे पास 70 to 75% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। जो हमारी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उनका जो 70 to 75% वेट होता है वो किसका होता है, आईजीजी का होता है। सिक्रीटेड इन हाई क्वांटिटीज इन सेकेंडरी एक्सपोजर। हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन स्टेज होती है वहाँ पे सीक्रेट होती है। क्रॉस द प्लेसेंटा, आईजीजी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कम होता है, मॉलिक्यूलर साइज इसका सबसे कम है, इस वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, जबकि बाकी कोई एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ये चीज़ आपके पास एमसीक्यूज में आती है कि विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो आईजीजी जो है वो हमारे पास प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। मेजर एप्लीकेशन इसकी क्या है, न्यूट्रलाइज द माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स, ऑप्सोनाइज एंटीजन फॉर फैगोसाइटोसिस और एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट एंड प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि ये प्लेसेंटा से फ्रॉम द मदर जो है वो बेबी को मिलती है। नेक्स्ट है आईजीएम, सिक्रेटेड इनिशियली ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन। जैसे ही कोई एक्सपोजर होता है तो इनेट इम्यूनिटी के बाद जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जब सिक्रीट होती हैं तो फर्स्ट सिक्रीटेड एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास कौन सी होती है, आईजीएम। कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। बाकी कोई भी एंटीबॉडी सिवाय आईजीजी के प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। मेजर फंक्शन क्या है इसका, सिक्रेटेड फर्स्ट ड्यूरिंग प्राइमरी एक्सपोजर, मीन फर्स्ट जो है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन में जो है ये सिक्रीट होती है, एक्यूट स्टेज पे। एक्टिवेट्स द कम्प्लीमेंट सिस्टम एंड यूज अ मार्कर फॉर रीसेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आईजीए। तो आईजीए हमारे पास क्या है, मोनोमेरिक इन सीरम। एक्चुअली ये मोनोमेरिक का जो वर्ड है ये इनके स्ट्रक्चर की बेस पे होता है। अब जैसे जो हमारे पास आईजीएम है तो उसे कहते हैं पेंटामेरिक। ये जो इनकी ब्रांचेस, जो इनका ब्रांचेस हैं, वेरिएबल रीजन जितने इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, मीन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके पास जितने वेरिएबल रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन जो होता है उसमें हमारे पास इनकी आगे ब्रांचेस आती हैं। तो जो वेरिएबल रीजन है मीन एंटीजन बाइंडिंग साइट है इनकी, उनकी बेसिस पे इनको मोनोमेरिक, डाइमेरिक, पेंटामेरिक कहते हैं। तो जो आईजीए है इसके ऊपर सिर्फ एक एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट होती है, मीन एक टाइम पे एक एंटीजन बाइंड हो सकता है, उसको किल करेंगी, तो इसलिए इन्हें कहते हैं मोनोमेरिक। जबकि जो हमारे पास आईजीएम है उन्हें कहते हैं पेंटामेरिक। क्यों पेंटामेरिक कहते हैं, क्योंकि उसकी एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट 5 है। तो जितनी एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट होंगी उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाएगा। तो आईजीए को इस वजह से कहते हैं मोनोमेरिक, मीन वन एंटीजन बाइंडिंग साइट। डायमेरिक विद secretory component in the lumen of the gastrointestinal tract and in the respiratory tract। ये हमारे पास नॉर्मली मोनोमेरिक रहती है। डायमेरिक कब होती है, जब हमारे पास ये हमारे जीआईटी में या रिस्पायरेटरी ट्रैक में जब ये रिस्पांस शो कर रही होती है तो इस टाइम पे ये डायमेरिक एक्शन शो करती है। मेजर फंक्शन इसका क्या है, न्यूट्रलाइज द माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स। और ये आप लोगों को पता है कि आईजीए कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास। जैसे आईजीएम की बात हमने की तो वो एक्यूट इन्फेक्शन में है, आईजीजी हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है। और इसकी जो मेजर बात है वो ये होती है कि आईजीए हमारे पास सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीशन मीन कि हमारे स्लाइवा में इस तरह से जो है, या टीयर्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आईजीडी।
तो IgD भी हमारे पास क्या है, मोनोमेरिक है। मेजर फंक्शन इसका क्या है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे प्रेजेंट है। फंक्शन एज मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो इसका जो हमारे पास IgD है, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक अननोन है। इसका जो मेन फंक्शन बस यही है कि ये हमारे पास रिसेप्टर का काम करती है। रोल इसका क्या है, एक्चुअली मैंने पहले भी कहा कि इसका एक्चुअल रोल अनक्लियर है। अभी तक जो इसके बारे में डिस्कवर हुआ है वो यही है कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर का काम करती है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन सरफेस पे जो एंटीजन है उनके लिए एज अ रिसेप्टर जो है ये एक्ट कर रही होती है। हैज़ अ रोल इन एंटीजन स्टिमुलेटेड लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास IgE, IgA मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जिक रिएक्शन में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हाइपर सेंसिटिविटी पे होगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक्चुअली हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या है, मीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, मीन एलर्जिक रिएक्शन को मीडिएट कर रही होती है। मोनोमेरिक है, मीन वन एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मेजर फंक्शन इसका क्या है, एसोसिएटेड विद एनाफाइलैक्सिस, plays a role in immunity to the helminthic parasites, parasitic infection में और एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले कर रही है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट हमारा हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ रह गया है इस चैप्टर में, वो हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो हमारा कोर्स 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।